हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें लिखा है, निर्देश दिया है सभी प्रश्नों के हल अनिवार्य है। जिसमें हमारा जो पहला प्रश्न है का किसी समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो a बराबर 3 + 4n द्वारा दिया जाता है तो सारवांतर ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने ये है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद a बराबर जो है वो दिया गया है, किसके द्वारा 3 + 4n द्वारा दिया जाता है, तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो दे रखा है इसमें इसके सॉल्यूशन पे थोड़ा बात करेंगे। हमें जो दे रखा है इसका nवां पद, यानी कि जो हमें दिया है पहले हल संख्या जो हमारा हल संख्या जो हमारा एक का है, इसको जरा देखते हैं। यानी कि हल संख्या जो एक का है ये हमें देखा है समांतर श्रेणी का nवां पद, यानी कि nवां पद जो होता है वो an है, किसके द्वारा दर्शाया गया है 3 + 4n के द्वारा दर्शाया गया है। तो ये हो जाएगा 3 + 4n, ये nवां पद है। ठीक है, हमसे इसमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि भाई इसका सारवांतर क्या होगा, ये सारवांतर क्या कीजिए। सारवांतर को हम लोग कहते हैं डी का मान हमें क्या करना है। ठीक है, हमें सारवांतर हमें इसमें क्या करना है, सारवांतर, यानी कि हमें डी का मान इसमें क्या करना है। nवां पद दे रखा है, ये nवां पद है, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं an से। ठीक है, अगर आपको nवां पद दे रखा है, सारवांतर ज्ञात करना है तो कोई दो पद ज्ञात कर लो। यानी कि अगर हम n की जगह पे 1 रखते हैं तो हमें पहला पद मिलेगा। n बराबर 1 रखने पर अगर हम बात करें तो n बराबर 1 रखने पर हमारे पास जो पहला पद आता है वो हम देखते हैं कितना होगा, a1 बराबर 3 + 4 गुणा 1, यानी कि 3 + 4 = 4 और 4 और 3 हो जाएगा हमारा 7। अब n बराबर अगर 2 रखें, 2 रखने पर जो हमारा दूसरा पद आएगा ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 गुणा 2, अर्थात ये हो जाएगा 3 + 4 = 8, 8 और 3 हो गया 11। सारवांतर कहते हैं किन्हीं दो पदों के अंतर के लिए। तो अब हमारा जो सार अंतर होगा मेरे बच्चों, सार अंतर, वो हमारा सार अंतर डी जो हो जाएगा, इन दो पदों का अंतर निकाल दो तो a2 - a1 हम कर देंगे, a2 - a1, अर्थात a2 का मतलब है 11 और माइनस a1 का मतलब है 7। 11 में से जब 7 जाएगा तो ये बचा 4। ठीक है, यही हमारे इस प्रश्न का हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बेहद आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे चीजों को समझाते हुए क्लियर करते हुए जाऊंगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो आपका तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या लिखा है। दूसरा हमारा जो प्रश्न है लिखा है, यदि एक द्विघात समीकरण दे रखी है 2x² - 5x + k = 0 के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। कह रहा है एक द्विघात समीकरण है, उसके अगर मूल बराबर है तो k का मान। अब देखते हैं, अब हमारा जो हल संख्या है वो 1 का घातांक है, हल संख्या 1 का घात, यानी कि हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है, यानी कि दिया है तो हमारा वो क्या है, द्विघात समीकरण, यानी कि दी गई द्विघात समीकरण जो हमारे पास है वो कितनी है, नोट करते हैं। वो है हमारे पास 2x² - 5x + k, 2x² - 5x + k बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण दे रखी है और कहा है कि इस द्विघात समीकरण के अगर मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि k का हमें इसमें जो है मान ज्ञात करना है, हमें जो इसमें ज्ञात करना है, पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, जो हमें यहाँ पे पद ज्ञात करना है, वो किसका मान ज्ञात करना है मेरे बच्चों, k का मान। ठीक है, अब अगर इसके हल पे बात करें तो दी गई द्विघात समीकरण जो है, यानी कि द्विघात समीकरण कौन सी, 2x² - 5x + k = 0, इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से
c बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना हम लोग करेंगे यहाँ पे मानक समीकरण, द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम लोग करेंगे तुलना। तो यहाँ पे जो a का मान आएगा, यहाँ पे a का मान कितना आएगा, x स्क्वायर का गुणांक a है, इधर x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, b का जो मान आएगा वो x का गुणांक कितना है -5, c का जो गुणांक आएगा वो कितना है k। ठीक है, और कहा है मूल बराबर है तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, 3 प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। क्या? एक तो मूल वास्तविक है, एक मूल बराबर है और एक मूल वास्तविक नहीं अर्थात काल्पनिक है। तो मूल अगर खाली कह दे वास्तविक है तो b का मान यानी कि विभक्तकर का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। मूल बराबर है तो b का मान 0 होता है। मूल जो है अगर अवास्तविक या काल्पनिक संख्या है तो b का मान 0 से छोटा होता है। हमारा जो प्रश्न है इसमें कहा है कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर है यानी कि मूल बराबर होने का जो प्रतिबंध है, मूल बराबर होने का प्रतिबंध है वो कितना दे रखा है, मूल बराबर होने का जो प्रतिबंध होता है वो होता है विभक्तकर b का मान 0। विभक्तकर के लिए कहेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब b स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब कितना है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो है b का मान हमारे पास है -5 का बर -4 गुणा a का मतलब है 2 और c का मतलब है k बराबर 0, यानी कि -5 का बर हो गया 25 -4 गुणी 8 a बराबर हो गया 0। अब यहाँ से अगर k का मान निकालना है तो 25 का मान उधर ले जाते हैं बराबर के, तो 25 उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 अगर उधर ले जाएंगे माइनस का 25 और इधर आएगा माइनस का 25 और इधर आ जाएगा माइनस का 8a। ठीक है, माइनस से माइनस हमारा हो जाएगा कैंसिल, के बराबर कितना आ जाएगा 25/8। ये हमारे का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा बच्चों। तो इसी के साथ ये हमारा प्रश्न नंबर जो है वो 2 जो है कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिए, अगर किसी बच्चे का कोई भी अगर डाउट हो यहाँ तक तो आप पूछिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके आगे अगले प्रश्न पे। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि समीकरण युग्म। अब हमारे पास समीकरण युग्म दे रखा है। समीकरण युग्म कौन कौन से, x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 और 2x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0 के हल पूछे हैं। तो हल 3 प्रकार के होते हैं। अगर कोई समीकरण युग्म है तो ये 3 प्रकार के हल देगा, या तो एक अद्वितीय हल देता है, एक अद्वितीय हल, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा कलर थोड़ा मैं वाइट कर देता हूँ। तो कलर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। दूसरा हमारा होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और तीसरा हमारा होता है कोई हल नहीं, तीसरा होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो हल की अगर कभी भी बात आए तो हल 3 प्रकार के होते हैं, या तो एक अद्वितीय हल होता है हमारा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, या फिर कोई हल नहीं होता है। तो 3 कंडीशंस होती हैं, फिर से सुनिएगा। अगर हमारे पास कोई भी समीकरण युग्म दे रखते हैं तो वो 3 प्रकार के हल देंगे, या तो वो एक अद्वितीय हल देगा, या कोई हल नहीं देगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल को देगा। तो अब जरा इस पे बात कर लेते हैं, थोड़ी विशेष टिप्पणी कर लेंगे इस पे कि ये हमारा जो है आता कैसे है। तो अब इस पे जरा ध्यान से देखेंगे, फोकस करना। क्वेश्चन अच्छा है, बेहद आसान प्रश्न है। तो अगर इसकी बात करें तो अब जरा देखते हैं प्रश्न को। तो हमारे पास जो प्रश्न है यानी कि दिए गए समीकरण युग्म, यानी कि अगर बात करें तो हल संख्या 1 का जो हल संख्या 1 का ग्राफिक जो है वो क्या है, दिए गए समीकरण युग्म हमारे पास जो है वो दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म जो है वो निम्न है। दिए गए समीकरण युग्म जो है वो निम्न है। कौन कौन से समीकरण युग्म है? पहला हमारा जो समीकरण युग्म है वो हमारे पास जो है वो है x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, यानी कि ये जो हमारे पास समीकरण युग्म है x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, इसको हमने मान लिया 1। ठीक है, दूसरा युग्म का जो दूसरा समीकरण है वो है 2x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0, यानी कि 2x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये समीकरण हो गया।
तो समीकरण एक की दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप से तुलना करेंगे, समीकरण दो की फिर हम तुलना करेंगे जहां से हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान हम लोग निकालेंगे। ये आपको मैंने बेसिक लेक्चर में भी पढ़ाया अच्छे से। तो अगर बात करें तो समीकरण एक की तुलना अगर हम मानक समीकरण की बात करें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो अगर हम बात करें तो समीकरण एक की तुलना हम मानक समीकरण a1 b1 c1 यानी कि यहाँ से देखें तो a1 का मान x का गुणांक यहाँ पे कितना है 1, b1 का मान -1 और c1 का मान कितना हो गया 3। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करें तो समीकरण दो की अगर हम तुलना की बात करें तो समीकरण दो की जो तुलना है वो मानक समीकरण a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ पे अगर तुलना की बात करें तो ये तुलना हमारे पास क्या आएगी, a2 का मतलब आ गया 2 और b2 का मतलब आ गया -2 और c2 का मतलब आ गया हमारे पास 6। ठीक है, फिर हम लोग तुलनात्मक मान निकालेंगे यानी कि तुलना करेंगे तो यहाँ पे हम लोग मान निकालेंगे। यहाँ a1 बटा a2 का मान पहले हम देखेंगे, a1 बटा a2 कितना आ रहा है, a1 का मतलब 1 है, a2 का मतलब कितना है 2 है। b1 बटा b2 का मान निकालेंगे, b1 का मतलब हमारे पास है -1 और b2 का मतलब है -2, माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि 1 बटा 2। फिर बात करें c1 बटा c2, c1 का मतलब 3, c2 का मतलब 6, 3 1 3, 3 2 6, 1 बटा 3। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जब हमने तुलना की कि यहाँ हमारे पास जो अनुपात है तीनों का a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर हम तुलना करेंगे और तुलना पे करने पर अगर तीनों तुलनात्मक मान यानी कि तीनों का संख्याओं का जो अनुपात है वो अगर बराबर आता है तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अर्थात दिए गए समीकरण युग्म जो युग्म है समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, अब यहीं पे अगर बात करने हमारे पास आ जाता a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर अगर नहीं होता तो ये कंडीशन होती है एक अद्वितीय हल। मान लो अगर इसी में अगर ये चीज बनती कि पहले दो अनुपात बराबर ना आते तो अब एक अद्वितीय हल होता, लेकिन अगर पहले दो बराबर आ जाते लेकिन तीसरा अगर बराबर नहीं आता तो इसका मतलब होता है कि कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, कोई हल नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में जितने भी डाउट हैं आपके सभी समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस यहाँ पे अपने आप से अच्छे से करनी है। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस पे फोकस जरूर करते रहिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हमें ये 21% हल होने वाले नहीं है। तो अब अगर बात करें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि एक द्विघात बहुपद है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 के शून्यांक मतलब अगर बहुपद है तो शून्य होते हैं, द्विघात x के मान क्या कहलाते हैं शून्य, लेकिन अगर द्विघात समीकरण होती है वहां पे x के मान कहलाते हैं मूल। तो एक द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 4 है के शून्यांकों का योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यांकों का योग व गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमारे पास जो प्रश्न घाखंड है हल संख्या 1 का हमारा जो घाखंड है वो क्या है, दिया गया बहुपद जो है यानी कि दिया गया बहुपद वो हमारे पास कितना है, बहुपद हमारे पास जो है वो है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ठीक है, अब हमें इसके शून्यांकों का योगफल यानी कि शून्यांकों का योग व गुणनफल क्या करना है। तो अब आपको याद होगा दिया गया बहुपद हमारे पास इतना है। ठीक है, अब अगर इसके शून्यांकों का योगफल की बात करें तो शून्यांक यानी कि शून्यकों का योगफल जो होता है, शून्यांकों का योग हमारे पास जो होता है वो क्या होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये होता है शून्यांकों का योगफल। तो x का गुणांक अगर देखें तो x का गुणांक यहाँ पे कितना माइनस x का गुणांक कितना -6 और बटे x स्क्वायर का गुणांक कितना 2, तो ये माइनस माइनस प्लस 6 बटे 2 यानी कि 2 किया 6, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3। अगर बात करें शून्यांकों का ये तो हो गया योग, फिर अगर बात करें तो शून्यांकों का जो गुणनफल है, शून्यांकों का गुणनफल हमारे पास कितना होता है, गुणनफल शून्यांकों
शून्यांकों का गुणनफल, अगर बात करें शून्यांकों का गुणनफल, ये हमारे पास जो गुणनफल होता है ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है गुणनफल। अचर पद, अचर कितना है 4 और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 दूनी 4, यानी कि ये हमारे पास जो है वो कितना है 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा शून्यांकों का गुणनफल। ये इसको हम लोग कहेंगे शून्यांकों का गुणनफल, ऊपर वाले को कहेंगे शून्यांकों का योगफल। योगफल क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहे होंगे, अगर जिसको फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वो अनाखंड ये है कि संख्या 7429 यानी कि 7429 को अगर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें तो वो व्यक्त करके दिखाएं भाई अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। और हाई स्कूल में इस टाइप के प्रश्न जो है काफी पूछे जाते हैं। एक अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करवा सकता है, या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों की घातों का योगफल करवा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से सवाल आने के चांसेस हैं, तो आप लोग इसको जरूर करिए। अच्छा पेपर है ये, एक बार लगा लेते हैं। तो 7429 यानी कि हल संख्या जो एक का अणाखंड है, हल संख्या एक का अणाखंड है, यानी कि जो संख्या है वो संख्या हमारे पास जो दी गई संख्या है वो है 7429। ठीक है, संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे वो अभाज्य होती है। जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये अपने अलावा किसी से कटती नहीं है। तो इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। ये संख्या किससे किससे कटेगी तो पहले देख लेते हैं। तो 7429 आपकी जो संख्या है वो तो पहले 2 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि इकाई का अंक जो है वो अगर सम संख्या होता तो ये संख्या जो है 2 से कटती। इकाई का अंक सम संख्या है नहीं, तो पहली संख्या विषम 3। अब 3 से जो है विभाज्यता का नियम क्या है, यदि अंकों का योग जो है संख्या 3 से कट रही है तो संख्या 3 से कटेगी। यानी कि 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 होता है 22। ठीक है, 13 और 2 22, 9 2 11 और 11 22 22 तो 3 से कटने से रहा, तो ये संख्या जो है हमारी जो है 3 से कटेगी। 5 से इसलिए नहीं कटेगी कि अंतिम अंक जो है 5 या 0 होता तो 5 से कटती है। फिर 7 से आप दिमाग लगाओगे, 7 से अगर काट के देखें तो 7 एकम 7 और 7 छंग 42 और फिर 9, ये भी नहीं कटने वाला। 7 के बाद आप 11 से काटते हैं तो 11 छंग 66। तो अगर बात करें 11 की तो भाग करके आप देख लीजिएगा। तो 11 से अगर बात करें 7429 को तो 11 छंग 66, तो ये हमारे पास कितना आएगा 14 में से 6 गया 8। ठीक है, 82 11 7 77, तो ये हो जाएगा 77। और यहाँ पे 12 में से 7 गया 5 और 9, ये 11 से भी नहीं कटेगा। इसी हिसाब से इसी क्रम में 13 और ये करते करते आप लोग जब काटेंगे, फिलहाल मुझे तो पता है किससे कटने वाला है, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अगर बात करें तो ये संख्या जो है वो 17, ये संख्या जो है वो किससे कटने वाली है 17 से। तो 17 चौकू 68। ठीक है, 68 बचा कितना, अगर 68 कर दोगे तो 6 बचा, क्योंकि 68 से 74, 6 उतारोगे 2 62, तो 17 चौकू 68 ज्यादा हो जाएगा, हमें चाहिए 62। ठीक है, तो अब 62 17 दिया 51, तो 17 दिया 51, 9 बचा, कितना बचा 62 और ये 11 119 बचा। तो 17 7 119, 17 7 हमारा होता है 119। ठीक है, फिर अगर बात करें अब ये 17 के बाद अभाज्य संख्या 17 से पहले से तो ये किसी कटेगा नहीं। फिर देखो 17 से क्या कटेगा, तो ये 17 से भी नहीं कटने वाला है, क्योंकि 17 दूनी 34 और ये घटाओगे और लास्ट लोगे तो ये 17 से नहीं कटेगा। 17 के बाद अभाज्य संख्या आती है 19, 19 दूनी 38, 5 बचा, उतारे 7 57, तो 19 दिया 57। ठीक है,
अब ये किससे कटने वाला है 23, अभाज्य संख्या स्वयं है तो 23 23 से कटेगा। यानी कि बात करें तो 74 29 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बराबर कौन कौन से हैं, वो है 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये जो संख्या है कौन सी 74 29, इसके जो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जो व्यक्त संख्या है वो कौन कौन सी है 17 19 और 23, इसके अलावा कोई भी हमारी संख्या नहीं है। फिर अगला सवाल है, इसमें क्या कह रहा है सभी प्रश्नों के हल अनिवार्य हैं। अब खंड संख्या 2 है जिसमें पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 8 की पावर n अंक जो है वो शून्य पर समाप्त होती है। ये सवाल कई बार करा हुआ है, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप अगर ज्यादा करो तो मैं बाद में कराऊंगा जब आपका मन हो, ठीक है। ये आपका जो है एक पुरानी किताब जो थी आपकी एनसीईआरटी, अब तो नई किताब में जो है ये प्रश्नावली 1.1 नहीं है, लेकिन अगर बात करें पुरानी किताबों की तो पुरानी किताब में ये हुआ करता था 1.2 में, हाँ 1.2 में ये हुआ करता था ये वाला सवाल 1.2 में। लेकिन अब जो नई किताब है उसमें ये 1.1 का सवाल है, ठीक है। उसमें संख्या 4 की पावर n वाला अंक 0 पे, तो 4 की जगह पे यहाँ 8 कर दिया गया, आप वहां से कर दीजिए। फिलहाल बिल्कुल सही सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, यदि संख्या में 54 घटा दी जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। ये काफी बढ़िया सवाल है। तो 2 अंकों की संख्या, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो हल संख्या जो हमारा जो 2 है तो हल संख्या 2 का हम लोग खाखंड देखेंगे, हल संख्या 2 का खाखंड। तो अब अगर बात करें तो अगर इस प्रश्न की बात करी जाए तो संख्या अगर हमारे पास 2 अंकों की होती है तो 2 अंकों की जैसे कोई संख्या है मान लो 23, तो संख्या में 2 अंकों की संख्या में 2 चीजें होती है, एक होता है इकाई का अंक और दूसरा होता है हमारा दहाई का अंक। एक होता है इकाई का अंक और दूसरा होता है दहाई का अंक। इकाई का अंक तो उतना ही है, लेकिन दहाई का अंक जो होता है वो 10 की दहाई होती है। तो ये दहाई का अंक कितने का होगा 2 10 का, तो 10 दूनी 20 प्लस 3 यानी कि तभी ये संख्या हमारी 23 बनेगी। ना तो ऐसे कर दो कि 3 प्लस 2 तो बराबर होता है 5, ये संख्या नहीं बनेगी। संख्या का जो तरीका है वो ये है क्या कि इकाई का अंक प्लस 10 की दहाई का अंक, दहाई होती है 10 की, तो 10 की दहाई का अंक। तो अगर हम 2 अंकों की कोई संख्या मानते हैं तो यहाँ पे 2 चीजें आपको मानना पड़ेगा। तो अब हम मानेंगे, माना इकाई का अंक जो है वो हमने कितना मान लिया, इकाई का अंक हमने मान लिया x, ठीक है। दहाई का अंक हमने कितना मान लिया, दहाई का अंक जो है वो हमने मान लिया y। इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। तो हमारे पास जो संख्या होगी प्यारे बच्चों, जो संख्या होगी, संख्या क्या होती है इकाई प्लस 10 की दहाई यानी कि 10y प्लस x, ये हमारे पास संख्या हो जाएगी। प्रश्न में क्या कहा था, ये तो संख्या की बात हो गई। प्रश्न में कहा था 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक जो कि हमने मान रखा y, इकाई के अंक का तिगुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, यानी कि प्रश्न के अनुसार अगर हम चलते हैं प्रश्नानुसार, तो इसमें कहा है दहाई का अंक अर्थात y इकाई के अंक यानी कि x का तिगुना है, यानी कि y बराबर 3x। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये बन गई पहली समीकरण। फिर आगे क्या कहा है 2 अंकों की संख्या में अगर दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, ये बात तो पहली है उसमें कंडीशन। यदि संख्या में 54 घटा दें, जो भी संख्या आई है उसमें 54 घटा दें तो अंक पलट जाते हैं, तो अंक हमारे जो है पलट जाते हैं संख्या में अगर 54 घटा दें तो। यानी कि अगर बात करें संख्या हमारे पास कितनी है 10y प्लस x, 54 घटा दें तो जो संख्या है उसके अंक पलट जाएंगे, यानी कि 10y प्लस x है तो इसके अंक क्या हो जाएंगे 10x प्लस y, ठीक है। x y सबको एक तरफ ले आते हैं, बिना x y वाला पर एक तरफ, तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो गया 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y, 54 उतर जाएगा, हो जाएगा प्लस का, 10y में से y जाएगा 9y
और 10x में से 9x, एक x जाएगा, 9x बराबर हो गया 14। 9 से भाग जा रहा है तो 9 से हम लगा देंगे भाग, 9 से क्या लगा देंगे भाग, ठीक है। तो ये 9 से भाग जाएगा तो y माइनस एक्स बराबर 9 छक्के 14, समीकरण नंबर 2। अब एक और दो को हम लोग हल करेंगे। हल करने की हमारे पास दो विधियां हैं बीजगणित में। एक तो हमने पढ़ा है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी हमने पढ़ी है विलोपन विधि, ठीक है। क्योंकि अब ग्राफीय विधि और बीजगणित विधि हमारे कोर्स में नहीं है तो उनको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने क्या सीखा था? प्रतिस्थापन विधि से हमने सीखा था कि दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान उठा के किसी दूसरे में रखेंगे। तो अब बात करें क्या कि समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 1 से हम y का मान निकालेंगे और निकाल के 2 में रखेंगे। तो y का मान हमारा कितना है? 3x माइनस x बराबर कितना हो गया? 6। 3 में से x जाएगा कितना बचा? 2x बराबर 6। यहाँ पे अगर बात करें तो 2 3 6, x का मान हमारे पास कितना आ गया? 3। अब x का मान 3 आ गया तो x का मान 3 चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो x का मान 1 में अगर हम रखते हैं समीकरण 1 से तो हमारे पास कितना आएगा y का मान? तो y का मान आ जाएगा 3 गुणा 3 अर्थात 3 3 कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। y का भी मान आ गया, x का भी मान आ गया। जो हमारे पास संख्या है वो संख्या हमारे पास कितनी होगी? अतः संख्या 10 गुणा y, y का मतलब 9 और प्लस इकाई, इकाई का मतलब x, x का मतलब 3। तो ये 90 प्लस 3 अर्थात हमारी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 93। हमारी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 93। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको बेहद अच्छे से ये सवाल समझ में आ रहे हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अब चलेंगे इसके आगे। तो इसके आगे हमारा जो अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वो अगला प्रश्न हमारा ये है, दूसरे का जो ग्राहखंड है इसमें लिखा है यदि समीकरण हमारी है x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 तथा 2 बीटा प्लस 1 है। बेहद आसान सवाल है और अच्छा सवाल है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से कि यदि कोई द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा है तो वह द्विघात समीकरण यानी कि एक नई द्विघात समीकरण निकालिए जिसके मूल जो है 2 अल्फा प्लस 1 तथा 2 बीटा प्लस 1 है। तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण है, तो अब अगर बात करें हल संख्या हमारे पास जो है, हल संख्या 2 का जो ग्राहखंड है यानी कि द्विघात समीकरण हमारे पास कितनी है? द्विघात समीकरण हमारे पास जो है वो हमारे पास है द्विघात समीकरण 2x² माइनस x माइनस 2 यानी कि अगर बात करें ये हमारे पास है x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। जो हमारे पास दिया है द्विघात समीकरण हमारे पास है। तो इसके मूल जो है अल्फा बीटा है यानी कि समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है। जब हमें समीकरण के मूल पता होते हैं अल्फा बीटा तो दो चीजें आपको निकालते हैं, एक तो मूलों का योग और एक मूलों का गुणनफल। तो अगर बात करें मूलों का योगफल हमारे पास कितना है? मूलों का योगफल की अगर बात करें तो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। ये होता है मूलों का योगफल। तो माइनस एक्स का गुणांक हमारे पास कितना है? ये है माइनस का 1 और बटे x² का गुणांक कितना है? प्लस 1। तो माइनस माइनस प्लस 1 बटे 1 अर्थात कितना हो गया? 1। दूसरी चीज मूलों का योगफल के बाद आती है मूलों का गुणनफल। तो अगर बात करें मूलों का गुणनफल हमारे पास कितना है? तो मूलों का गुणनफल यानी कि मूल अगर अल्फा और बीटा है तो ये हो जाएगा अल्फा गुणा बीटा बराबर हो जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक। तो ये हो जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। ये हो जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद कितना है? -2 बटे x² का गुणांक है 1, तो ये हो गया -2, ठीक है। दो चीजें निकल गई। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट करके। लेकिन हमें द्विघात समीकरण वो ज्ञात करनी है कि जिसके तो मूल
2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का जो फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल मतलब द्विघात समीकरण के मूल अगर पता है तो उसका जो फार्मूला होता है, क्या द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट मूलों का योगफल गुणा x और फिर प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये होता है हमारे पास किसी भी द्विघात समीकरण का फार्मूला। ठीक है, ये हमारे पास द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है। क्या होता है द्विघात समीकरण का फार्मूला कि x² माइनस मूलों का गुणनफल x प्लस माइनस मूलों का योगफल गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये हमारे पास होता है फार्मूला द्विघात समीकरण का। अब जरा इसमें देखते हैं, तो हमारे पास मूल तो हमारे पास ये है कि भाई मूल हमारे पास ये है, तब क्या करेंगे, तो इनका पहले क्या निकालेंगे, योगफल, और इनका क्या निकालेंगे, गुणनफल, तब हम क्या करेंगे तो योगफल और गुणनफल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 3 कुछ, क्योंकि हमें वह द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 तथा 2 बीटा प्लस 1 हों। 2 अल्फा प्लस 1 तथा 2 बीटा प्लस 1 है। ठीक है, हमें तो वह ज्ञात करनी है जिसके मूल ये है। तो अब इनके मूलों का योगफल और गुणनफल निकालो। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है, तो जोड़ेंगे क्या क्या है मूलों के योगफल में, एक तो है 2 अल्फा प्लस 1 और प्लस 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया। तो यहाँ से अगर देखें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का पास और प्लस 1 का मतलब यहाँ से काम ले लेंगे तो कितना बचा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 काम ले लिया 1। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह रख देंगे 1 प्लस 1 यानी कि 2 और 2 भी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर अगर बात करें तो दूसरी चीज निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो ये हमारे पास हो गया मूलों का गुणनफल बराबर मूलों का गुणनफल, ये हो गया क्या, मूलों का गुणनफल हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 2 अल्फा प्लस 1 गुणा 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास है मूलों का गुणनफल। गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 2 अल्फा के 2 बीटा करोगे 2 दूनी 4 अल्फा बीटा और प्लस 2 अल्फा है तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की एक में करेंगे 2 बीटा प्लस 1 पूरे में तो कॉमन नहीं है, लेकिन इन 3 पदों में यहाँ से लेके यहाँ तक 2 कॉमन है। तो अगर 2 कॉमन लेंगे क्या बचा, 2 अल्फा बीटा प्लस यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस का कितना चल रहा है 1। तो मान रख देते हैं 2 की जगह 2 अल्फा 2 गुणा अल्फा बीटा, यहाँ पे जगह कम है, ये इसको थोड़ा नीचे करेंगे। ये हमारे पास कितना है 2 और ब्रैकेट 2 अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान है -2। ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा इसका मान है 1 और प्लस 1 ये कितना है 2 और ये हो जाएगा -4 प्लस 1 प्लस 1 4 में देख गया -3 तो -3 यानी कि -3 और बाहर है 2 प्लस 1 -6 प्लस 1 माइनस का कितना आएगा 5। तो यहाँ पर देते हैं x² माइनस मूलों का योगफल कितना आया 4x और प्लस मूलों का गुणनफल कितना -5 बराबर 0। या हमारे पास जो समीकरण हो जाएगी x² माइनस 4x और प्लस माइनस माइनस का 5 बराबर 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण हो जाएगी। अब देख लीजिए एक बार फिर ये क्वेश्चन की, अगर एक द्विघात समीकरण हमारे पास इतनी दे रखी थी जिसके मूल अल्फा और बीटा में रखे थे, तो पहले हमने 2 चीजें निकालनी, क्या, एक बार मूलों का योगफल निकाला और गुणनफल निकाला जो कि आया 1 और -1। लेकिन हमें तो वो द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 तथा 2 बीटा प्लस 1 है।
तो हमें क्या करना है, जिसके मूल ये हो तो द्विघात समीकरण में क्या करनी थी, हमें याद आया कि द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का गुणन मूलों का योगफल गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो जो भी मूल है उनका हमने योगफल निकाला, उसका मान कितना आया 4, और गुणनफल हमने निकाला, उसका मान कितना आया -5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0, ये हमारे पास द्विघात समीकरण एक आ गया। ठीक है, अब अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।